कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की थाली में हर रोज खाना आता कहाँ से है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है जबरदस्त साइंस, कड़ी मेहनत और कमाल के इनोवेशन की एक कहानी। तो आज चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं भारत में फूड रिसोर्सेज को बेहतर बनाने के पीछे का साइंस। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले भारत के विशाल फूड चैलेंज को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ज्यादा पैदावार पाने के 3 रास्ते कौन-कौन से हैं। इसके बाद हम स्मार्ट खेती और बेहतर फसलों की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि फसल की सुरक्षा कैसे की जाती है और आखिर में खेती के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम उस असली प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे जिसका भारत सामना कर रहा है, मतलब इतनी बड़ी आबादी और उसे खिलाने की चुनौती। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत के हर किसान, हर साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर के लिए एक रोज की चुनौती है। सोचिए जरा, 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरना, हम इस स्केल की बात कर रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग, ये नंबर दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स की टोटल आबादी से भी ज्यादा है और ये आबादी लगातार बढ़ भी रही है। तो इन सभी के लिए भरपूर और पौष्टिक खाना पक्का करना हमारी सबसे बड़ी नेशनल प्रायोरिटीज में से एक है। और यहीं पे ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। हमारे पास खेती के लिए जमीन लिमिटेड है। असल में 1952 से लेकर अब तक खेती लायक जमीन सिर्फ 25% बढ़ी है, जबकि इसी टाइम में हमने अनाज का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है, हमें जमीन के हर टुकड़े से ज्यादा पैदावार निकालनी होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल हुआ कैसे और आगे हम इसे कैसे जारी रख सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में छिपा है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी की नींव है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। 1960 के दशक में हमारे साइंटिस्ट्स ने गेहूं और चावल की ऐसी जादुई किस्में बनाई जिनसे पैदावार कई गुना बढ़ गई। इसी से हमें पता चला कि साइंस में हमारी खाने से जुड़ी मुश्किलों को हल करने की कितनी ताकत है। और पता है, आज की पूरी खेती की व्यवस्था इसी फ्रेमवर्क पर टिकी है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, हम बेहतर बीज यानी क्रॉप वैरायटी में सुधार करते हैं। स्टेप 2, हम फसल उगाने के तरीकों यानी क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर बनाते हैं। और स्टेप 3, हम फसल को नुकसान से बचाते हैं यानी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हाँ, और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये तीनों स्टेप्स का फ्रेमवर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं, स्मार्ट खेती। ये वो साइंस है जो हमारी फसलों को पोषण यानी नर्चर करता है। देखिए, जैसे हम इंसानों को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब हों, ठीक वैसे ही पौधों को भी अपना बैलेंस्ड मील चाहिए। ये पोषक तत्व उन्हें हवा, पानी और सबसे जरूरी मिट्टी से मिलते हैं और इन्हें हम 2 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। इस क्लासिफिकेशन को ऐसे समझिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए मेन कोर्स की तरह हैं, जैसे हमारी प्लेट में रोटी चावल, जिनकी ज़रूरत उसे ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन सप्लीमेंट्स की तरह हैं, जिनकी ज़रूरत तो कम होती है, लेकिन इनके बिना पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। एग्जाम के लिए ये अंतर और इनके एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पौधों को ये न्यूट्रिशन दें कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं, एक है खाद और दूसरा है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। देखिए, खाद को आप समझ सकते हैं घर का बना पौष्टिक खाना, जो धीरे धीरे पोषण देता है और मिट्टी की सेहत को लंबे समय तक अच्छा रखता है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर है एनर्जी ड्रिंक की तरह। ये इंस्टेंट रिजल्ट तो देते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल से लॉन्ग टर्म में मिट्टी की हेल्थ खराब हो सकती है। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाद और उर्वरक के बीच का ये फर्क अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स के बाद पौधों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। भारत में जहाँ खेती आज भी काफ़ी हद तक मॉनसून पे डिपेंड करती है, वहाँ सिंचाई एक लाइफलाइन की तरह है। ये पक्का करती है कि जब बारिश ना भी हो तब भी हमारी फसलों को पानी मिलता रहे। इसके लिए कुओं से लेकर नहरों तक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स की जो रिस्क को कम करते हैं। पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसे आप खेती का इंश्योरेंस मान सकते हैं। मतलब एक ही खेत में गेहूं के साथ चना लगा दिया। अब अगर किसी वजह से गेहूं की फसल खराब हो भी गई तो चने की फसल किसान को टोटल लॉस से बचा लेगी। इसी का एक और सिस्टमैटिक तरीका है इंटरक्रॉपिंग।
इसमें फसलों को मिक्स नहीं करते, बल्कि एक खास पैटर्न में लगाते हैं। जैसे एक लाइन सोयाबीन की तो अगली लाइन मक्के की, इस तरह से। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये कैसे काम करता है। अलग अलग फसलों को एक साथ लगाने से न्यूट्रिएंट्स का बेहतर इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका कीड़ों और बीमारियों को पूरी फसल में फैलने से रोकता है, क्योंकि एक फसल की लाइन दूसरी के लिए एक बैरियर का काम करती है। और आखिर में आता है क्रॉप रोटेशन, जो मिट्टी की सेहत के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें हर साल एक ही फसल उगाने की जगह फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है। इससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना रहता है और वो बंजर होने से बच जाती है। तो हमने फसलें उगा ली, उन्हें न्यूट्रिशन दिया, पानी भी दे दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें अपनी मेहनत को दुश्मनों से भी तो बचाना है। चलिए चलते हैं हमारी चौथे सेक्शन, फसल की सुरक्षा पर। खेत में फसलों के 3 मेन दुश्मन होते हैं। पहले हैं खरपतवार यानी वीड्स। ये बिन बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, जो हमारी फसल का खाना, पानी और धूप सब चुरा लेते हैं। दूसरे हैं कीट यानी इंसेक्ट पेस्ट्स, जैसे टिड्डे जो पत्तियां चट कर जाते हैं। और तीसरे हैं रोग यानी डिजीजेस, जो बैक्टीरिया और वायरस से फैलकर पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास कई हथियार हैं, जहरीले कीटनाशकों से लेकर हाथ से खरपतवार निकालने जैसे ट्रेडिशनल तरीके तक। लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसीलिए अब नीम के तेल का इस्तेमाल या फिर ऐसे कीड़ों को बढ़ावा देना जो हमारी फसल के दुश्मनों को खाते हैं, इन जैसे ऑर्गेनिक तरीकों पर जोर बढ़ रहा है। तो फसल उगाने से लेकर उसे बचाने तक का पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया है। अब अपने आखिरी सेक्शन में इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब मिलकर खेती का एक सस्टेनेबल भविष्य कैसे बनाते हैं। तो जो मेन टेक अवे है वो ये है कि फूड सिक्योरिटी का कोई एक मैजिक सोल्यूशन नहीं है। ये तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जिसमें बेहतर बीज, स्मार्ट न्यूट्रिशन, सही सिंचाई और इको फ्रेंडली प्रोटेक्शन सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही सस्टेनेबल खेती का असली मतलब है। ये सारी बातें हमें भविष्य के एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने 20वीं सदी में लोगों का पेट भरा, लेकिन 21वीं सदी के जो नए चैलेंज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी, इनसे निपटने के लिए हमें किस तरह के नए इनोवेशंस की ज़रूरत होगी? क्या इसका जवाब ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।